बाकी जो ऑडिट का सीट दिए थे वो पब्लिक 1 2 6 वाला सीट कंप्लीट हो गया ना। बैठो। सुनो, लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे ओपिनियन के बारे में। ऑडिटर कितना तरह का ओपिनियन देता है? 4 तरह का। पहला क्या था? क्लियर एंड अनक्वालिफाइड। दूसरा क्वालिफाइड। तीसरा एडवर्स। चौथा डिस्क्लेमर। अगर 100% ट्रांसपेरेंसी है तो कौन सा ओपिनियन देंगे? कौन सा? अच्छा, क्लियर, बड़ा अच्छा। 100% ट्रू एंड फेयर है, ट्रांसपेरेंसी है, कोई फ्रॉड एरर कुछ भी नहीं है। कौन सा? क्वालिफाइड। अच्छा, छोटा मोटा मिस्टेक हो गया, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ा है, बर्दाश्त करने लायक है, मतलब ये होता है बर्दाश्त करने के लायक, तब कौन सा? क्वालिफाइड। अगर मान लो अच्छा भयंकर वाला मिस स्टेटमेंट हो गया, तब बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किए, उस बुक्स ऑफ अकाउंट में बहुत सारा एरर्स था, बहुत ही ज्यादा, जिसको बर्दाश्त नहीं किया, तो कौन सा? एडवर्स। में थोड़ा सा लिमिटेशन है, रोक लगा है थोड़ा सा, तब कौन सा रिपोर्ट? कौन सा? डिस्क्लेमर। कैसे चालू डिस्क्लेमर होगा क्या? क्वालिफाइड। जब बहुत ज्यादा लिमिटेशन होगा तब डिस्क्लेमर देते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। जब ऑडिट रिपोर्ट दिया जाएगा ना, जो पहला मेरा था क्लियर एंड अनक्वालिफाइड, क्लियर एंड अनक्वालिफाइड का मतलब हुआ यदि सपोज 100% ट्रांसपेरेंसी है, तब रिपोर्ट में हमको कोई भी रीजन लिखने का जरूरत नहीं है, तब हमको बताना नहीं पड़ेगा
कि हम अपना रिपोर्ट क्लियर एंड क्वालिफाइड क्यों, अच्छा बताओ, मान लो किसी कंपनी को हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं क्लियर एंड क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, तब क्या हमको बताना पड़ेगा इसको क्लियर एंड अनक्वालिफाइड क्यों दिए? बताने का जरूरत है क्या? तब कुछ भी बताने का जरूरत, ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी डिस्क्लोज करने का कोई जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है सीट में, क्यों बता दें? देखो एक बात बताओ, क्लियर एंड अनक्वालिफाइड का मतलब क्या हुआ? 100% ट्रांसपेरेंसी है, मतलब वहां पर कोई भी फ्रॉड एंड एरर नहीं है। जब ये रिपोर्ट किया मतलब इस कंपनी में कोई मिस्टेक नहीं है, कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, इसी कारण से तो इस रिपोर्ट को दिए थे ना। लेकिन सपोज मान लो क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड मतलब जरूर थोड़ा सा मिस स्टेटमेंट हुआ या तो थोड़ा सा लिमिटेशन हुआ हो, तो कहाँ पर हुआ, क्या हुआ अनिल, कहाँ पर हुआ, क्या हुआ, ये तो बताना पड़ेगा ना। तब हम लोग रिपोर्ट में लिखेंगे कि क्वालिफाइड रिपोर्ट क्यों दिए, क्योंकि अच्छा यहाँ पर मिस स्टेटमेंट था या यहाँ पर लिमिटेशन लगा कर रखा था, इस कारण से हमको मजबूरन क्वालिफाइड देना पड़ा। ये देने फर्स्ट रिपोर्ट देंगे तब भी बताना पड़ेगा, क्यों है ना, मिस स्टेटमेंट। डिस्क्लेमर में भी बताना पड़ेगा हमको कि कहाँ कहाँ हमको रोक लगा दिया, हमको बता ही नहीं रहा मैनेजमेंट, बुक्स अकाउंट मांगने दे ही नहीं रहा है, बोर्ड आप ऐसी रिपोर्ट दे दीजिए, दे रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? ये रिपोर्ट का मतलब होता है सब कुछ ठीक ठाक है। तो पहला वाला देखो तो सीट में लिखा हुआ था कि ये बात, जो पहला सीट दिए थे, एक देखो पेज 4 का पहला सीट का पेज 4 का .3, पहला सीट का .4 पेज 4 का .3 देखो तो लिखा हुआ है क्या उसमें, वर्किंग पेपर, while issuing clear audit report no reason has to be given but in case of any other audit report specific reason must be given। मिला? हम लोग ऑडिट रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, तुम्हें चिंता मत, देखो हमको भी पता है ना, अभी बहुत सारे ऐसे हमको पढ़ाना है और चाहिए। इसके बाद ना तुम अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर क्या है, अपॉइंटमेंट जब तक नहीं सकते हैं चैप्टर सिखाएगा, फिर आएगा एक कंपनी ऑडिट, मतलब बड़ा बड़ा कंपनी में मतलब इतना बड़ा ट्रांजेक्शन होता है, ऑडिटर क्या 1 महीना में कर लेगा सारा एग्जामिन, तो वहां पर कैसे ऑडिट होगा, वहां क्या है, स्कूल का ऑडिट कैसे होता है, कॉलेज का ऑडिट कैसे होता है, हॉस्पिटल का कैसे होता है, सिनेमा हॉल का कैसे होता है, वो ऑडिट हम लोग को पढ़ना है। फिर अब तो देखो मैनुअली ऑडिट होता है क्या, अब ज्यादातर कौन सा ऑडिट होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम में सब होने लगा है। तो CIS सिस्टम में कि नहीं, उसका नया एक नाम भी आ चुका है, वो नाम तुम लोग समझ में आया कि नहीं आया? और सिर्फ 4 क्लास वेट करना है, क्या सारा हम लोग का चैप्टर होना शुरू हो जाए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? अभी सिर्फ कुछ ऐसे सुन लो। अच्छा, इसके बाद मेरा स्टूडेंट कुछ कंप्लेन किया, टॉपिक पढ़ाए थे ना ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन, इसमें जो डिफरेंस पढ़ाए थे ना, इसका जो लास्ट पॉइंट था, लास्ट पॉइंट उसको थोड़ा ठीक कर लेना, थोड़ा उसमें मेरे स्टूडेंट को भी नहीं समझ में आया, हमको भी दिक्कत हुई, ये लास्ट पॉइंट को सिर्फ ठीक करना। लास्ट पॉइंट में हम क्या बोले थे, देखो ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट होता है बता रहे, यदि किसी कंपनी का, वो तो ठीक है, अच्छा यदि किसी कंपनी का ऑडिट हुआ, ठीक है, तो किसी कंपनी का कोई भी ऑडिट हुआ, उसका रिपोर्ट हम लोग किसको देते हैं, शेयर होल्डर को, किसको देंगे, अच्छा इसलिए ताकि शेयर होल्डर डिसीजन लेने सके कि मेरा कंपनी का सिचुएशन क्या है और आगे चलकर हमको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। अगर डायरेक्टर लोग फ्रॉड बैठा है तो डायरेक्टर लोग को निकाल दो, डायरेक्टर को चेंज करो, या मैनेजमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग को किसको डिस्क्लोज करना रहता है, ICI को तो बताएंगे प्लस शेयर होल्डर को भी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन में बोला गया जो हम लोग का अपॉइंट उसको रिपोर्ट देंगे, किसको देंगे, जो अपॉइंट, जैसे कि मान लो अच्छा कोर्ट यदि अपॉइंट कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करो तो चेक हो रहा है, मान लो कोर्ट ऑर्डर दे दिया, तो अच्छा ये लोग शेयर होल्डर कोर्ट को देगा डायरेक्टली जाकर, तब कोर्ट को देगा, मतलब इन्वेस्टिगेशन इसमें हम लोग डायरेक्टली जो अपॉइंट करता है उसको देते हैं, लेकिन इसमें ना शेयर होल्डर को देते हैं, क्योंकि वो लोग कंपनी का ऑनर है,
इसलिए शेयर होल्डर को रिपोर्ट देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी डायरेक्टर भी ना तब भी शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। क्यों? मान लो अगर अपॉइंट करेगा तो किसके अपॉइंट करेगा? जो उन लोगों का पोल पास रिपोर्ट का, तो अपना जो मतलब ऐसा ऐसा काम करके रखा है डायरेक्टर, तो सारा काम बताएगा क्या शेयर होल्डर लोगों को? नहीं। इसलिए बोला गया ऑडिट रिपोर्ट जो होगा वो शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा मीटिंग में। समझ में आ गया इतना? आज हम लोग एक ऐसे पढ़ेंगे फिर से, एक ऐसे है, अच्छा 580 MRL, ये तुमको इस सीट में, दूसरा सीट दिए थे तो दूसरा सीट में का पेज 3, दूसरा सीट का पेज 3, ये सारा हम लोग का आंसर लिखने में मदद, सारा का सारा। देखो MRL क्या होता है? ये होता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। मिला? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, लेटर लिखने भूल गए थे, लिख लो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है तुम लोग बता दें। देखो मैनेजमेंट ये एक तरह का ना रिटन एविडेंस होता है। क्या होता है हम बता दें। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में मिला अच्छा सबको 580, ऐसे 580। देखो इसमें बोला गया ना, देखो कभी कभी जब हम लोग ऑडिट करने जाते हैं ना, तो देखो दो केस होता है। केस सुनो, ऐसा हो सकता है मान लो हम लोग ऑडिट करने गए, कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे मैनेजमेंट से, बोले हमको इसका ऑडिट करना, आप हमको दीजिए। तो मैनेजमेंट क्या किया? मैनेजमेंट ऑन मोशन खुद से आकर बताना शुरू कर दिया। हम उसे कुछ भी नहीं पूछे, वो खुद से आकर बताना शुरू कर दिया कि इसमें देखिए ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा हो गया था, इस रीजन। हम कुछ नहीं पूछे, मतलब मैनेजमेंट को पता था यहाँ पर क्या क्या मिस्टेक हुआ है, वो सारा ऑडिटर को आकर इन्फॉर्म करने लगा कि इसके पीछे ये रीजन था। मतलब ऑन मोशन मैनेजमेंट खुद से आ गया। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? देखो तो अनसॉलिसिटेड दिखाई दिया तुम लोग को। अनसॉलिसिटेड मतलब यदि मैनेजमेंट ऐसे आकर बोलेगा तो हम लोग उसका बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो बोला गया ऐसे 580 बोला, अगर मैनेजमेंट तुम्हारे पास ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन देने आए ना, तो मत भगाना, बोले सुन लेना सीख। दूसरा चीज इस पर बताओ, अनसॉलिसिटेड में क्या मैनेजमेंट से पूछे थे कि अपने से आकर बोला, इंफॉर्मेशन दे दिया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट से हम लोग भी पूछें? अरे हमको अगर कहीं पर कुछ डाउट लगेगा तो हम भी तो पूछ सकते हैं ना। यदि हम लोग को कोई डाउट लगा तो हम लोग भी जाकर उससे पूछ सकते हैं। तो पूछेंगे तो क्या होगा? तो इसके लिए बोला गया, ठीक है छोड़ो। देखो यदि हम लोग जाकर उससे पूछते हैं, ठीक है, तो बात करते हैं कि मैनेजमेंट हमको बता, तुम्हारा ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट था ना, तो इसमें ये सब प्रॉब्लम है, तुम इसको लेकर क्या कर रहे हो? तो मैनेजमेंट हमको जवाब दे, नहीं इसके पीछे ये लॉजिक था, ये रीजन था, उस समय मेरा जो अकाउंटेंट था ना वो बाहर चल गया था, तो इसके कारण से हम दूसरा अकाउंटेंट को अपॉइंट कर लिए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा अकाउंटेंट को अपॉइंट कर लिए, इसी कारण से कुछ एरर्स आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तब तो अच्छा बात है। किंतु या मान लो कभी ऐसा हुआ कोई फ्रॉड पकड़ लिए, छोटा मोटा फ्रॉड था, तो मैनेजमेंट से पूछ रहे हैं हम कि मैनेजमेंट बताओ तो हमको ये क्यों हुआ, ऐसा क्या हमारा। जब हम स्टॉक वेरिफिकेशन चेक कर रहे हैं तो उसमें स्टॉक जितना बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना चाहिए, जो दिखा रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उतना तुम्हारे पास स्टॉक नहीं है। स्टॉक गया कहाँ? कहीं अच्छा ड्राइंग्स तो नहीं कर लिया, खुद तो यूज नहीं कर लिया, स्टॉक है क्या? तो देखो ऐसा अगर मैनेजमेंट से कुछ पूछते हैं, यदि मैनेजमेंट हमको जवाब दे देते, अगर मैनेजमेंट से कोई क्वेरी पूछेंगे तो आई क्या होगा? मैनेजमेंट हमको देगा तो मैनेजमेंट का जो आंसर है तो हम क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट जो आप हमको बोल रहे हैं ना, वो हमको आप रिटर्न में दीजिए, रिटर्न एविडेंस दीजिए। मैनेजमेंट से मांगे तो मैनेजमेंट बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपको रिटर्न एविडेंस चाहिए था तो कोई दिक्कत नहीं, चाहिए हम आपको रिटर्न एविडेंस एकदम लीक कर देते हैं, एकदम अच्छा से। अगर लीक कर दे दिया हमको मैनेजमेंट, जो पूछे तो मैनेजमेंट जवाब भी दिया, तो हमको लगा सही है। अगर ये सही बता रहा है तो देखो मेरे पास तब तो कोई प्रूफ नहीं था ना। अगर ओरली बोलता है तो बाद में चेंज हो सकता था, तो हम क्या बोले उसको लिखित तौर पर दीजिए, उसमें साइन भी कीजिए। मैनेजमेंट दे दिया, जो मांगे वैसा किया, तो बताओ कौन सा रिपोर्ट देंगे? हाँ बताओ कौन सा रिपोर्ट देंगे? मैनेजमेंट को बोले, मैनेजमेंट लिख कर दिया, इसके कारण से मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया, तो कौन सा रिपोर्ट दे देंगे?
बोलो। अच्छा अच्छा, क्वालिफाइड क्यों जो स्टूडेंट लोग बोल रहा है? नहीं नहीं, वो तो लिखित तौर पर दिया, तो रीजन क्या था? अरे अभी कुछ भी रिपोर्ट नहीं देंगे, अभी सिर्फ जानते हैं यहाँ ओके होगा, मतलब ठीक है, अच्छा बात है, मेरा बात सुन लिया, तब कोई दिक्कत? अरे एक बात बताओ, मैनेजमेंट अगर लिखित तौर पर देता है तो ये मेरे लिए एक तरह का एविडेंस है, एक तरह का ऑडिट एविडेंस है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब थोड़ी ना मैनेजमेंट वालों कोई गलती किया था, लीक कर दे दिया, तो इसका मतलब हम उसको क्लियर रिपोर्ट दे देंगे, क्वालिफाइड दे देंगे, ऐसे तो नहीं होता है। ये एक तरह का ऑडिट एविडेंस है, समझ में आया कि नहीं? मेरे पास एक प्रूफ है, मैनेजमेंट जो किया था वो कबूल कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको रिपोर्ट, अभी कैसे रिपोर्ट दे देंगे, अभी तो और इंक्वायरी होगा ना, इसके ऊपर क्या एक्शन ले रहा है, कि इसको रेक्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गलती किया था जो मैनेजमेंट स्वीकार कर लिया, और कुछ किया, रेक्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, आगे चल के क्या एक्शन ले रहा है, इसके बाद तो रिपोर्ट तैयार होगा। कि मैनेजमेंट अगर लिखित तौर पे बोले दे दिया, इसका मतलब रिपोर्ट दे दो, ऐसे होता है कभी? समझ में आया? तो यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करता है, इसीलिए यदि सपोज हम पूछे, ओरली बोले एक हमको लिखित तौर पर दो, वो बोला हम लिखित तौर पर नहीं देंगे, अब बताओ क्या करना चाहिए? हम बोल रहे हैं लिखित तौर पर दो, जो तुम बोल रहे हो ना, हमको लिखित तौर पर दो, वो बोला नहीं देंगे, हमारे एक काम करो ईमेल कर दो, नहीं करेंगे, ठीक है? अरे प्रूफ रहता है ना, ईमेल भी नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप भी नहीं कर रहा है, तो बताओ हम लोग क्या करेंगे उसको? एक काम करते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख देते हैं, तुम साइन कर दो, तब होगा। हम लिख देंगे, ऑडिटर लिखेगा, तब साइन कर देना, जो बोर्ड है वही लिख देते हैं, तुम साइन करो। अगर मान लो हम जो लिखे वो साइन कर दिया तब तो ठीक है, यदि साइन नहीं किया तो, यदि नहीं किया तो तब कौन सा रिपोर्ट दिया जाएगा? हम मैनेजमेंट को बताए थे गलती, मैनेजमेंट स्वीकार भी किया, हम बोले लिखित तौर पर दो, इस बार लिखित तौर पर नहीं दे रहा है, हम बोले हम लिखते हैं तुम साइन कर दो, साइन भी नहीं कर रहा, अब बताओ कौन सा रिपोर्ट दोगे? बताओ हमको। तो अच्छा एक ही उपाय है, अगर छोटा मोटा लिमिटेशन था, रोक टोक था, या छोटा मोटा मिस स्टेटमेंट था तो क्वालिफाइड। अरे अब तो स्वीकार भी नहीं कर रहा है, देखो यदि स्वीकार कर लेता तो आगे चलकर देखते हैं, जैसे इसमें स्वीकार कर लिया तो रिपोर्ट नहीं दिया, आगे चलकर सोचेंगे कि इसको क्लियर रिपोर्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसमें अभी सोचेंगे, इसमें अब सोचने की भी जरूरत है। इसमें छोटा मोटा मिस स्टेटमेंट रहा तो क्वालिफाइड, यदि भयंकर वाला मिस स्टेटमेंट रहा तो एडवर्स, तो ये मिस स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आया तुम लोगों को? अच्छा मान लो तीसरा केस, ना मैनेजमेंट बता रहा है ना कुछ बोल रहा है, ना लिखित तौर पर देने का कुछ बोलने को ही तैयार नहीं, पूछ रहे हैं, बहरा बन गया, कुछ सुन ही नहीं रहा है, ठीक है, इग्नोर कर दे रहा है हमको, ठीक है, अब बताओ तब क्या करोगे? अरे अच्छा तब भी तो सेम केस है, इसमें सुन के भी क्या कर लिया, सुनकर भी तो लिखित तौर पर नहीं दिया, तो इसमें डायरेक्टली नहीं दे रहा है, मतलब तो सेम ही है। अरे इसमें बोला, लेकिन बोलकर साइन करने बोले वही तो नहीं कर रहा है, तो मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, तब क्या किए, इसको क्वालिफाइड बोले या तो एडवर्स दे देंगे, इन दोनों में से एक देखना पड़ेगा, मिस स्टेटमेंट कितना है या लिमिटेशन कितना है, ठीक है, स्टेटमेंट को चेक करना है कितना है। इसमें सुनने को ही तैयार नहीं है तो क्या करेंगे, तो भैया उसमें भी क्वालिफाइड आएगा या तो एडवर्स आएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया डिस्क्लेमर नहीं हो सकता, हाँ अच्छा डिस्क्लेमर भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, डिस्क्लेमर भी हो सकता है अगर रोक टोक रहा तो, ठीक है, तो लेकिन क्लियर रिपोर्ट नहीं जाएगा। लेकिन कौन सा रिपोर्ट नहीं जाएगा? क्लियर रिपोर्ट नहीं जाएगा, बस इतना याद है। इस केस में क्लियर रिपोर्ट जाने का कोई चांस ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि वो तो रोक टोक लगा दिया, हम बोल रहे हैं वो करने को तैयार ही नहीं है। समझ में आया तुम लोगों को? अगर मान लो रोक टोक नहीं लगाता, बोलते साइन कर देता, तब कौन सा रिपोर्ट देते? बोलो तो सनली। अगर रोक टोक नहीं लगाता, हम बोलते हैं वो साइन कर देता, तब कौन सा रिपोर्ट देते? क्वालिफाइड। अरे अच्छा तब कोई रिपोर्ट नहीं देते, तब बोलते ठीक है हम सोचेंगे क्या देना चाहिए, ठीक है, तब तो अच्छा बात है ना, बात सुन लिया तो आगे चलकर सोचेंगे। अगर तुम रेक्टिफाई कर लोगे अपने मिस्टेक को तब ठीक है, हम क्लियर रिपोर्ट दे देंगे। अगर रेक्टिफाई नहीं, सिर्फ स्वीकार करने से होता है कि उसको रेक्टिफाई भी करना पड़ता है। अरे रेक्टिफाई करो उसको, तुम्हारा गोडाउन से चोरी हो चुका है, तुम स्वीकार कर लिया, इसका मतलब तुमको क्लियर रिपोर्ट दे देंगे, ऐसे तो नहीं होता है। ठीक है तुम स्वीकार कर लिया, हम सोचेंगे कि कौन सा रिपोर्ट तुमको देना सही रहेगा।
अच्छा, तो ऐसे 580 समझ में आया। ये घर पर एक बार पढ़ना, कमेंट वगैरह भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो 580 पीछे में भी लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम लोग, अच्छा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर आता है में, स्कोप ऑफ ऑडिट। यदि ऑडिट का काम करना है, ठीक है, तो इसके लिए स्कोप कितना बड़ा होना चाहिए, मैंने कहाँ कहाँ काम करेंगे, इसके लिए अच्छा एक शीट दिया गया था तुम लोगों को, बताते हैं। पहला शीट का बोलो, देखो पहला सीट का पेज 5 में आओ तो एक बार, पहला सीट का पेज 5 बोल रहे हैं, पहला सीट का पेज 5 में आओ, आ गया सब। पहला सीट का पेज 5, उसमें देखो कहीं लिखा है डिफाइन स्कोप ऑफ ऑडिट। बोला अच्छा स्कोप मतलब ऑडिटर काम कहाँ कहाँ करेगा, तो बोला गया कि जहाँ ऑडिट एंगेजमेंट होगा, कहाँ पर अच्छा ऑडिट एंगेजमेंट मतलब जो मेरे और क्लाइंट के बीच में जो समझौता होगा वहां पर काम करना है। कहाँ पर काम करना है, मैं देखो और क्लाइंट के बीच में समझौता होगा। मान लो सपोज करते हैं, अरे बात, इनका एक हेड ऑफिस है, ठीक है, तो 5 तो ब्रांच है, 5 जगह ब्रांच है, ठीक है, तो क्या सबका ऑडिट करेंगे कि क्लाइंट जितना जगह का बात हो, क्लाइंट अगर बोला होगा सिर्फ तुमको हेड ऑफिस का ऑडिट करना है तो कितना ऑडिट करेंगे, हेड ऑफिस का ऑडिट होगा। तो क्लाइंट, अरे इसका मेरे को ऑडिट करने ही नहीं बोला, हो सकता है दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट किया होगा, सिर्फ बोला तुम आकर सिर्फ हेड ऑफिस का ऑडिट कर दो, हेड ऑफिस में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, तो तुम सिर्फ हेड ऑफिस का ऑडिट का डिसीजन लिए। तो मेरे क्लाइंट के बीच में जो समझौता होगा वहां तक काम करना है, उसके बाहर हमको काम कर, हम ऐसा नहीं बोल सकते अब हम ब्रांच का भी ऑडिट करेंगे, क्यों, अरे ब्रांच का दूसरा ऑडिटर अपॉइंट किया होगा, नहीं किया होगा तो वो समझे, वो जवाब देगा, मेरा काम नहीं था। इसके बाद प्रोनाउंसमेंट ऑफ आईसीआई, आईसीएआई जैसे जैसे बोलेगा उस स्कोप में काम करना है। समझ में आया कि नहीं काम आया? स्कोप का मतलब जैसे अच्छा आईसीआई बोला कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन तुम लोग लीक नहीं कर सकते हो, फिर तुम लोग को ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद जाकर अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होता है ना, कोई फ्रॉड वगैरह मिलता है, तुम सिर्फ जाकर ओपिनियन देना, कोई फ्रॉड वगैरह दिखाई दिया तो किसको इन्फॉर्म कर दोगे, मैनेजमेंट को। अगर मैनेजमेंट खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व हो तो शेयर होल्डर को भी कर देना, कोई दिक्कत, लेकिन तुम जाकर एफआईआर मत करना, ये तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, अच्छा रिक्वायरमेंट ऑफ रिलेवेंट लेजिस्लेशन लॉ। अब बोला अच्छा लॉ जहाँ जहाँ बोलेगा वहाँ वहाँ काम करना है, लॉ के बाहर जाकर कोई काम नहीं करेंगे। क्यों, सपोज बताते हैं, मान लो कभी कोई ऐसा केस आया, बोल रहा है ऑडिट, जिस कंपनी का ऑडिट करने गए वो बोल रहा है कि तुम एक काम करो, क्रेडिटर्स का बुक्स ऑफ अकाउंट तुम चेक मत करना, ऐसा हमको बोल दिया। यदि लॉ परमिशन दे रहा है हमको कि बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं चेक करोगे तब भी चलेगा, तब तो ठीक है। अगर लॉ परमिशन नहीं देगा तो मान लो कोई, सपोज ऐसा कभी मेरे और क्लाइंट के बीच में एक ऐसा समझौता हो गया जो लॉ को तोड़ दे रहा है, आईसीआई का तो रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है, कि करना ये करना है वो करना है, किंतु लॉ टू करेंगे, ऐसा आ गया तो कभी भी हम लोग लॉ के बाहर जाकर कोई सकते हैं, हम लोग लॉ को वायलेट नहीं करने सकेंगे किसी भी। आईसीआई कभी भी कोई ऐसा एफआरएफ बनाएगा ही नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऐसा कभी भी नहीं करेगा कि जो लॉ को तोड़ दे, लेकिन कभी भी ऐसा हुआ तो हम लोग पहला वैल्यू लॉ को देंगे। समझ में आए बाहर? तब सुनो, हम लोग एक ऐसे पढ़ना, ऐसे 210 देखो तो कौन सा ऐसे लिखा होगा सीट पर, ऑडिट एंगेजमेंट, एंगेजमेंट दोनों सीट में है, इसमें इस सीट में भी दिया हुआ है, ठीक है, किंतु इस सीट में बहुत इजी लैंग्वेज में है, हम लोग इस सीट से देखते हैं। है अच्छा कहीं पर ऑडिट एंगेजमेंट 210, अच्छा स्टार्टिंग का ही पेज में प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन में एक बात बताना, यदि ऑडिटर कहीं पर ऑडिट के लिए एंगेज किया गया
ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको अच्छे से करना। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है हम लोगों का। यदि किसी ऑडिटर को अपॉइंट ऐसे ही चलेगा तो चलने वाला, ठीक है। मान लो अच्छा प्रीलिमिनरी कंसिडरेशन में यदि सपोज मान लो कोई कंपनी हमको बुला रहा है ऑडिट करने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या उस ऑडिट करने के लिए राजी हो जाएंगे कि कुछ वेरिफिकेशन करेंगे? तो हम लोग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देखो मिला सीट पर, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव लो, यहाँ से बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। देखो सबसे पहला हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, ध्यान से दिखाई दिया तुम लोग को, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग होगा एस्केप ऑडिटर आफ्टर आंसरिंग फॉलोइंग। बोला अच्छा इसको एस्केप करने के पहले जो तुम्हारा एंगेजमेंट हो रहा है उसके पहले कुछ कंडीशन को ध्यान देना। क्या कंडीशन है? प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट, मतलब जितना भी कंडीशन होगा, एक ऑडिट जो लेटर होगा ना, हम लोग अच्छा एक लेटर देते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। सुनो सुनो, और ऑडिटर के बिल में कुछ भी डील होता है, कुछ भी डील होगा तो एक लेटर, उस एंगेजमेंट लेटर में लिखा रहेगा, ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग पहले से जो जो कंडीशन अप्लाई करने वाला है सारा का सारा लिख देंगे। प्लस मेरे और मैनेजमेंट के बीच में जो जो समझौता हुआ, जो जो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के बारे में बातचीत किया गया, ये बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है, ये सब वेरीफाई करना है, तो सारा का सारा किस में लिखा रहेगा? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में। ये लेटर क्या होता है ना, अच्छा इस लेटर को ऑडिटर लिख कर अपना साइन कर मैनेजमेंट को देता है, फिर मैनेजमेंट साइन कर रिटर्न किसको दे देता है? ऑडिटर को। अब मैनेजमेंट का इच्छा, चाहे तो मैनेजमेंट उसको जेस करा कर अपने पास रख ले, वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, किंतु ऑडिटर क्या करेगा कि मैनेजमेंट के साथ जो भी डील हुआ, कौन कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करना है, वो सारा का सारा उसमें मेंशन करेगा। उसके साथ साथ जरूरत पड़ा तो उसमें अपना फीस भी मेंशन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा इतना फीस है, ठीक है। तो सर लिखने के बाद साइन करके किसको देगा? क्या मैनेजमेंट उसको रख लेगा, साइन कर वापस करेगा, इसको बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ठीक है। तो इसके बाद प्री कंडीशन फॉर ऑडिट दिखाई दिया तुम लोगों को। प्री कंडीशन, पहले से कंडीशन कुछ रहेगा, FRF टू प्रिपेयर फर्स्ट शुड FRF टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एक्सेप्टेबल। बोला अच्छा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो लोग बनाया है, ठीक है, वो यदि एक्सेप्टेबल रहा तभी हम लोग ऑडिट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, वो FRF के अनुसार होने चाहिए। FRF का मतलब हम लोग जो ऑडिट करने जा रहे हैं ना, वो जितना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है सब ICAI रूल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ना, सिर्फ उसके अनुसार बनना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार। समझ में आया? 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसको बिना फॉलो किए मैनेजमेंट बनाया है तो हम लोग उसी के अनुसार चेक करेंगे। अगर बिना फॉलो किए बनाया तो हम लोग ट्रू एंड फेयर ओपिनियन नहीं देंगे। इसके बाद क्या लिखा? अच्छा मैनेजमेंट एग्रीमेंट फॉर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगा, पढ़ो। बोला फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अप्लीकेबल FRF। ये जो बोला गया, अच्छा बताया गया है, बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट का। ये भी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखा रहेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट अगर कोई एरर हो गया, तुम कुछ भूल गए, मिस्टेक हुआ, तो उसको हम बनाने वाले नहीं है, रेक्टिफाई करने वाले सिर्फ तुमको हम इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। वो सारा का सारा तुम्हारी जिम्मेदारी है। इंटरनल कंट्रोल किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? मैनेजमेंट का। ये तुम समझना, ठीक है, इस शीट में हम लिख दिए हैं। टू प्रोवाइड ऑडिटर विथ ऑल इन्फॉर्मेशन। और बोला गया यदि ऑडिटर को कोई भी इन्फॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा तो बिना रोक टोक का तुम हमको इन्फॉर्म करोगे। सिर्फ तुम ही नहीं इन्फॉर्म करो, तुम्हारे जितना स्टाफ है ना, अरे जिसको जो सपोज मान लो कोई स्टॉक डिपार्टमेंट में है, कोई कैश डिपार्टमेंट में है, तो हम बार बार मैनेजमेंट से जाकर इन्फॉर्मेशन लेंगे, उससे भी तो लेंगे। वो सारा हमको कोऑपरेट करेगा, वो हमको इन्फॉर्मेशन देगा। वो बोल नहीं सकता है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं। वो हमको बोल नहीं सकता है कि ये बाद में ले लीजिए, ये कल ले लीजिए, नहीं, हम मांगे तो आपको देना पड़ेगा। आप अगर कोई फ्रॉड हुआ उसके बाद इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, वो भी हमको डील करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उससे आप हमको रोक नहीं से, ये सारा लिख देंगे कि कहीं पर वो मेरे को रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए। समझ में आया? इसके बाद क्या दिया सेकंड पेज में? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को लेकर बोला इफ डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर ठीक है, बोला गया हम लोग जब ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देंगे ना, उसमें खास तौर पर कुछ बातों का जरूर ध्यान रखेंगे।
कुछ आगे चलकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इन फ्यूचर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इसको लेकर हम लोग एक बच्चा प्राइमरी कंसर्न देते हैं। मतलब क्या, हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ हमारा काम होगा हम एग्जामिन करके इसके ऊपर एक ऑडिट रिपोर्ट देंगे जिसमें बताएंगे कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। हम कोई एफआईआर दर्ज करने वाले नहीं है, बस अपना एक ऑडिट रिपोर्ट देने वाले हैं। इसको मतलब जितना आप हमको बोले ब्रांचेस का ऑडिट करना है उतना ही ब्रांच का ऑडिट करेंगे, इससे ज़्यादा हम करने वाले नहीं है, ठीक है। इससे कम भी नहीं करेंगे, कहेगा अच्छा हमको तो उसके लिए पैसे मिल रहा है ना, बोला तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन रहेगा तो तुमको बता दिए, अकाउंट्स बनाना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट का, एग्जामिन करना ऑडिटर का, इसमें लिखा रहेगा। रूल किसका, एफआरएफ का फॉलो होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ऑडिट रिपोर्ट देंगे लास्ट में। एडिशन में जो लिखा हुआ है ना, एडिशन मिला, अच्छा वो एडिशन कंटेंट्स, वहाँ पर नीचे लिख सकते हो ऐसे, अच्छा ऑडिट फीस, एक हेडिंग दे दो, अच्छा ऑडिट फीस। और बता रहे अच्छा, यदि तुम लोग का और इच्छा रहा ना, बोल रहे जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होगा उसमें यदि इच्छा हुआ तुम चाहो तो उसमें ऑडिट फीस भी लिख सकते हो। इसका लिख लो अच्छा डेट वाइज ब्रांच ऑडिट, बोला कि अच्छा डेट के अनुसार, मतलब हम आगे से बता दें इस डेट को ये ब्रांच का ऑडिट करने वाले हैं। इसके बाद देखो अच्छा एक सेकेंड हेडिंग है मिला, रेकरिंग ऑडिट। रेकरिंग ऑडिट दिखाई दिया, सारा एक साथ पढ़ेंगे, थोड़ा वेट करो। रेकरिंग ऑडिट का मतलब कोई बताएगा हमको क्या होता है। रेकरिंग ऑडिट ये सिर्फ एग्जाम में देगा, 3 मार्क्स में दे देगा, 5 मार्क्स में दे देगा। रेकरिंग ऑडिट क्या होता है, हाँ अच्छा, जो मान लो ऑडिटर ने हर एक साल उसी कंपनी का ऑडिट चेक कर रहा है लगातार। नॉर्मली एक ऑडिटर एक कंपनी का 5 साल तक ऑडिट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करने सकेगा एक ऑडिटर, ठीक है। तो नॉर्मली तो अच्छा, यदि एक ही कंपनी का लगातार कर रहा है, लगातार किया तो इसको क्या बोलेंगे, रेकरिंग ऑडिट। 2 साल किया तब भी रेकरिंग आ जाएगा, 3 साल में भी रेकरिंग है, लगातार किया तो रेकरिंग ऑडिट में बोला गया क्या, रेकरिंग ऑडिट यदि किसी कंपनी का करने जा रहे हैं तो क्या उसको फिर से क्या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। अरे इस साल दे दिए थे ना, या फिर अगला साल करेंगे उसी कंपनी का ऑडिट, फिर से ये सब लिख के देंगे, बताओ हमको। तो बोला गया फिर से बताने का कोई जरूरत नहीं है, अगर रेकरिंग ऑडिट करने जाने तो फिर से लिखने का कोई जरूरत। किंतु अब कंडीशन सुनो, किंतु यदि मैनेजमेंट भूल गया है कि मेरे और उसके बीच में डील क्या हुआ था, तब उसको फिर से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेंड करो। तो भैया कैसे समझेंगे भूल गया था, उसके लिए कुछ कंडीशन हम बताएंगे। पहले बताओ, क्या हर एक साल रेकरिंग ऑडिट के केस में क्या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा, देने का कोई जरूरत नहीं है। किंतु यदि मैनेजमेंट भूल गया ऐसा हमको लग रहा है तो क्या उसको फिर से इन्फॉर्म करेंगे, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देंगे। क्या नाम है तुम्हारा, हाँ बोलो, फिर से क्या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा अगर भूल तो। भैया कैसे समझेंगे भूल गया, कुछ कंडीशन है, देखो तो लिखा हुआ है क्या, न्यू एंगेजमेंट लेटर, पेज चेंज करो, इसको कॉपी में चिपका लेना घर पर जाकर। अरे ऑडिट प्लानिंग, ठीक है रुको एक, अच्छा इसमें लिखा हुआ है ना, एक सॉरी अच्छा उसी पेज में आ जाओ, रेकरिंग ऑडिट, सॉरी उसी में चले आओ। पहले बात सुनो विशाल, हमको समझाने दो। देखो न्यू एंगेजमेंट लेटर कब देना है, जैसे कि बोला मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, क्या अंडरस्टैंडिंग हो गया, मेरे से उसका समझौता हुआ था कि हम सिर्फ हेड ऑफिस का ऑडिट करेंगे, किसका ऑडिट करेंगे, और ब्रांच का ऑडिट। वो बड़ा नहीं, आप तो बोले थे 5 ब्रांच का ऑडिट करने के लिए, हम समझौता हुआ था 4 ब्रांच का, बोला नहीं बात हुआ था 5 ब्रांच का उसी फीस में। अब बताओ क्या करोगे, अंडरस्टैंडिंग हो गया ना, तो फिर से दे दो, साइन किया हुआ है तो हम लोग के पास, उसको एक फोटो कॉपी सेंड करो, नहीं हुआ तो ओरिजिनल भी दिखा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कोई लिखा हुआ है क्या, वहां पर लिखो अच्छा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, मतलब बोला अच्छा उसके और मेरे बीच में सपोज मतलब समझौता ही चेंज हो गया। क्या समझौता चेंज हुआ, मान लो ऑडिट कंप्लीट होने के पहले जब तक हम उसको ऑडिट रिपोर्ट देते, मैनेजमेंट आकर हमसे रिक्वेस्ट करा, बोला चंदन जी आप 4 ब्रांच का जैसे ऑडिट कर दिए ना,
और एक ब्रांच बचा है वो भी कर दीजिए ना, ठीक है, जो लगेगा दे देंगे आपको फीस। तो ये बात जैसे हम उसके लिए एग्री हो जाएंगे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो सुनो, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट यदि वो वैलिड है, लॉ बोलता है तुम एक्सेप्ट कर सकते हो तो वैसा कर सकते हो, क्या अच्छा ये वैलिड नहीं है, हम चाहे तो कर सकते हो, तो ऑडिट ही करने का बात कर रहा है ना, बोला फीस भी दे देंगे, हमने बहुत अच्छा बात है। तो अच्छा ये तो राजी तो हो गए, तो क्या इसके लिए ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को चेंज करना पड़ेगा? नहीं, अरे पहले 4 ब्रांच का ऑडिट लिखा हुआ था, अब बोल रहा है देखो पहला था मिसअंडरस्टैंडिंग, वो केस खत्म। दूसरा केस मैनेजमेंट आकर रिक्वेस्ट किया, बोला कि आप सारा ऑडिट कर लिए है ना, रुक जाइए, एक मेरा और ब्रांच बचा हुआ है, 5th ब्रांच है, वो इसी साल ओपन हुआ है, तो एक काम कीजिए ना आप उसका भी ऑडिट कर दीजिए, जो लगता है हम आपको दे देंगे, क्या अलग से ऑडिटर बुलाएं, आप उसका भी कर दीजिए। तो हमने अच्छा बात है कर देते हैं। तो अच्छा ये क्या एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखोगे नहीं तो क्या उसको फिर से लिख कर सेंड करना पड़ेगा? हाँ सेंड करना पड़ेगा, तब तो प्रूफ रहेगा कि उसका ऑडिट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा था, तभी तो हम ऑडिट रिपोर्ट देंगे। क्या एविडेंस नहीं हुआ, ये तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर हुआ। अभी तो हम लोग ऐसे 210 पढ़ रहे हैं ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में। एविडेंस मतलब ये कैसा एविडेंस है? ये सिर्फ एविडेंस के तौर पे इतना ही काम करेगा अगर तुम बोलोगे कि हमको उस ब्रांच का ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया गया था, ये इसका एविडेंस है, ऐसा बोल सकते हो, सिर्फ इसका एविडेंस है, ठीक है। तो क्योंकि हमको अपॉइंट किया गया था, हम उसका ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं। अब सुनो जा, अच्छा बताओ सेकेंड केस क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है कि टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मान लो मेरा मैनेजमेंट का डायरेक्टर नहीं चेंज हो गया, प्रत्येक कंपनी में डायरेक्टर होता है कि नहीं होता है, अरे डायरेक्टर चेंज हो जाएगा तो उसके मेरे बीच में डिस्प्यूट हो जा रहा है बार बार, ठीक है, वो सोच रहा है कि पुराना डायरेक्टर क्या बताया भगवान जाने, यदि डायरेक्टर चेंज हो जाएगा, सपोज चेंज हो गया, ठीक है, तो नए नए डायरेक्टर है, उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो एक काम करेंगे, ठीक है, उन लोगों को पता नहीं चल रहा है ना मेरा काम क्या क्या है, कौन कौन सा बोले थे ब्रांच का ऑडिट करेंगे, तो फिर से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेंड कर देते हैं, वो लोग देख लेगा, अपना कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अरे हम लोग नॉर्मली कोई भी हेल्प होता है, डायरेक्टर कौन होता है, जैसे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है, कमेटी होता है, तो उन लोगों को तो बताना पड़ता है ना, कोई भी हेल्प लेना होता है तो उन लोग मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है, क्यों? बोल रहा है नहीं आपका ये काम नहीं था, ऐसे नहीं करना था आपको, तब तो उसको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दिखा सकते हैं, तो फिर से भेज सकते हैं। तो क्या लिखा, कब कब भेजेंगे, कंडीशन समझ में आया? इसके बाद सपोज मान लो क्लाइंट का बिजनेस ही चेंज हो गया, मान लो सपोज इस साल ऑडिट कर चुके थे, नेक्स्ट ईयर करने गए ना, अब क्लाइंट क्या करता है ना, आगे क्या करता था, डायरेक्टली मौसमी बेचता था, मौसमी का जूस बेचने लगा, ठीक है। तो अब बताओ आगे सिर्फ मान लो कार लोन देता था, अब बिजनेस लोन भी दे रहा है, तो अच्छा अब तो ज़्यादा ऑडिट करना पड़ेगा ना, ज़्यादा ऑडिट करना पड़ेगा, भले रेकरिंग ऑडिट है, वही कंपनी अपॉइंट किया, लेकिन उसका बिजनेस ग्रो कर चुका है, ग्रो कर गया, तो क्या फिर से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में नहीं लिखोगे इसे बात? अगर बिजनेस वही ले रहता तो लिखने का कोई जरूरत। इसके बाद क्या लिखा, स्टेटस, अगर मान लो लॉ चेंज हो गया, जैसे कि पहले था कंपनीज एक्ट 1956, पहले कौन सा था, कंपनीज एक्ट 1956, तो हम लोग लिखे थे हम लोग कंपनीज एक्ट 1956 के अनुसार ऑडिट करेंगे, अब किसके अनुसार ऑडिट करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार। समझ में आया? अरे लॉ चेंज होगा तो एंगेजमेंट लेटर में लिखेगा नहीं, कैसे पुराना लॉ के अनुसार चेक कर सकते, उसको एग्जामिन कैसे करने सकते? अच्छा इसके बाद हाँ बोलो, पहले कोई डाउट है तो बोलो। तो रुक जाओ, अभी तो सिर्फ रेकरिंग पढ़ाए ना, वेट करो, आज शायद कंटिन्यूस ऑडिट का भी सीट दे चुके हैं, नहीं दोनों कंटिन्यूस ऑडिट सेम नहीं है, रेकरिंग ऑडिट अलग होता है, कंटिन्यूस ऑडिट अलग होता है, ठीक है। मैनेजमेंट सुनो, पहले बात सुनो, रेकरिंग ऑडिट का मतलब हुआ ना वो ऑडिट जो हर एक साल करना है, एक ऑडिटर हर एक साल जो कंपनी का ऑडिट करेगा वो कौन सा ऑडिट है? अब तुम पूछ दे तो सुन ही लो थोड़ा सा। कंटिन्यूस ऑडिट का मतलब होता है ना हर एक साल नहीं, इस साल जो ऑडिट हुआ लास्ट में ऑडिट नहीं होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाकर रेडी रखेंगे तब ऑडिटर आके एग्जामिन करेगा, शुरू से ऑडिट का काम शुरू होगा, शुरू से होगा, ये होता है कंटिन्यूस ऑडिट। भैया मान लीजिए उस ऑडिटर को अगला साल निकाल देंगे, तो निकाल दोगे तो रेकरिंग ऑडिट नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस ऑडिट तो हो सकता है। तो अभी हम नहीं पढ़ाए कंटिन्यूस, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, कोई बात नहीं। रेकरिंग ऑडिट का मतलब सिर्फ समझ में आया, कंटिन्यूस छोड़ो, हम आज ही पढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो एक है ऑडिट कंपोनेंट्स, मिला? कंपोनेंट्स का मतलब अगर मान लो मेरे को बोला गया ऑडिट रिपोर्ट किसको देंगे, बताओ तो हमको। ऑडिट रिपोर्ट जो दे
लेकिन अच्छा मान लो कौन से शेयर होल्डर को देना है, जैसे कि सपोज मान लो एक हेड ऑफिस है ना, पता है ये जो हेड ऑफिस है ना, इसका एक सब्सिडियरी कंपनी है। सब्सिडियरी मतलब भैया ये होल्डिंग कंपनी है, इसका सब्सिडियरी मतलब उस कंपनी ने मोर देन 50% शेयर को होल्ड करके रखा है, मोर देन। अब सब्सिडियरी कंपनी है। इसके अलावा इसका बहुत सारा ब्रांच है। तो सुनो, हमको सिर्फ अपॉइंट किया गया था हेड ऑफिस के लिए और ब्रांच के लिए, ठीक है। तो जो अपॉइंट किया है ना, तो ऑडिट रिपोर्ट वहां के शेयर होल्डर को देंगे, समझ में आया। जो अपॉइंट किया है हम लोग वहां के शेयर होल्डर, सपोज मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक ऑडिटर को भैया क्या अलग अलग चीज के लिए अलग ऑडिटर को अपॉइंट किया था, हाँ किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग ऑडिटर होता है। ब्रांच के लिए अलग हो सकता है, हेड ऑफिस के लिए अलग हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। क्यों जरूरी? अच्छा ब्रांच कोलकाता में होगा, दूर में है, हम लोग करने नहीं जाने मांग रहे हैं, ठीक है, तो अलग हो ही सकता है, अलग भी रहता है। पढ़ाएंगे, एक ज्वाइंट ऑडिटर होता है, पढ़ाएंगे, उसका एक ऐसे आएगा, पता है ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सपोज मान लो एक ऑडिटर है जिसको सिर्फ सब्सिडियरी कंपनी को ऑडिट करने के लिए अपॉइंट, तो उसको वो रिपोर्ट किसको सौंपेगा? सब्सिडियरी कंपनी को सौंपेगा। वो हेड ऑफिस को क्यों सौंपेगा? हमको जो अपॉइंट किया हम उसको सौंपेंगे। समझ में आया तुम लोगों को? इसके बाद कंपोनेंट्स मिला, ठीक है। तो बोला गया यहाँ पर, सपोज मान लो, और एक बात मान लो हमको दो लोग अपॉइंट किया है, बता रहे कौन कौन। इसका सब्सिडियरी कंपनी ना अलग से हमको अपॉइंट किया है, हेड ऑफिस वाला लोग अलग से अपॉइंट किया है। पता है कैसे? बता दें तुमको, सुनो। हेड ऑफिस में जो लोग अपॉइंट किया है ना, वो लोग डायरेक्टर लोग था, ऐसा हो सकता है, पढ़ाएंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में, कैसे ऑडिटर अपॉइंट। इसमें ना शेयर होल्डर लोग अपॉइंट किया था। अरे ये अलग है, ये अलग है, हाँ ये बात सही कि ये इसको होल्ड करके रखा है, वो चीज अलग है, लेकिन इसका अलग अपॉइंटमेंट, लेकिन दोनों कंपनी का ऑडिट हम ही कर रहे हैं। तो क्या हम लोग सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट देंगे कि साथ में देंगे? सेपरेट देंगे, क्योंकि ये लोग अपॉइंट करने वाला अलग है, ये लोग अपॉइंट करने वाला अलग। किंतु अच्छा दोनों को अपॉइंट करने वाला का यदि सेम पर्सन होता तो कितना समझ में आया? एक ज्वाइंट ऑडिट आएगा, तुम लोग सारा डाउट क्लियर कर देगा, ठीक है, जब एक साथ ऑडिट होगा। इसके बाद चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है क्या इसमें कोई सीट? इसके बाद देखो तो नहीं है, तब तुम लोग को थोड़ा लिखना पड़ेगा। रुको, चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इसके बारे में भी बोलता है। इसमें लिखो बिफोर कंप्लीशन ऑफ, अच्छा इतना नोट करो अभी। बोला अच्छा चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एग्जाम में इतना हेडिंग नहीं आता है, एग्जाम में डायरेक्टली दे देगा ना एक्सप्लेन करने के लिए ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर। जाना है कहाँ जाओ? हाँ ठीक है, चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लिखो। लिखो बिफोर कंप्लीशन, before completion of audit comma auditor is requested to change the engagement to one which provides which provides a lower level of assurance, ASSURANCE, a lower level of assurance
अच्छा लिखा है। अच्छा, बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट कॉमा ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड टू चेंज द एंगेजमेंट टू वन विच प्रोवाइड्स ए लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। इसके बाद लिखो ऐसे नीचे रीजनेबल जस्टिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग अच्छा मेन यही से पार्ट देखेगा एग्जाम में। रीजनेबल जस्टिफिकेशन ये क्या बोलता है, सुनो ध्यान से। बोला गया मान लो अब ऑडिट एंगेजमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो हमको तर्क दिया, ठीक है, क्या बोला ना क्या है, अच्छा जस्टिफाइड है तो तोड़ रहा है क्या कहीं पर, नहीं, तो इसको हम तब यहाँ पर क्या टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज करना पॉसिबल है? पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ तो चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस नोट करो उसको। यदि सपोज मान लो ऑडिटर ऐसे बोलता, सपोज मान लो मैनेजमेंट बोलता है ना, चंदन जी एक काम कीजिए ना, कुछ नहीं करना है आपको, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में सिर्फ लिख दीजिए। सपोज मान लो ऐसा बोलता कि आपको पूरा 100% डेटर्स अकाउंट चेक करना पड़ेगा, क्या ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन है? अरे ये करना पॉसिबल, अच्छा बात है ना, बोल रहा है कोई नहीं, ज़्यादा फीस ले लेंगे, क्या करना पॉसिबल है? तब कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिख देंगे कि मेरा मैनेजमेंट हमको बोल रहा है टेस्ट चेकिंग नहीं करके और सिर्फ डेटर का पूरा 100% चेक करने, कोई दिक्कत नहीं। किंतु अगर ऐसा बोलता आपको डेटर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में छूना नहीं है, हाथ नहीं देना है, ठीक है, ऐसे बोला चेंज करने, तब क्या करते हैं आप बताओ? इरीजनेबल है? बोला डेटर को मत छूना, बाकी जो करना है करो, जितना बुक्स ऑफ अकाउंट देखना है देख लो, लेकिन डेटर्स अकाउंट को आपको हम लोग डेटर्स का बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दिखाएंगे। अब बताओ ये क्या रीजनेबल है? नहीं है, तब क्या होगा? यदि तो अच्छा अगर हम ना कर देंगे तो मत होगा या तो असहमत होगा, यही होगा ना, क्लाइंट हम एग्री होगा या तो डिसएग्री होगा। अगर एग्री हुआ तब यदि मान लो क्लाइंट डिसएग्री हो गया, बोला नहीं आपको ये लिखना ही पड़ेगा, अगर नहीं लिखते हैं ना कोई बात नहीं है, मत लिखिए, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, सिर्फ आप चेक मत कीजिए, लिख दीजिए कि चेक कर लिए लेकिन चेक मत कीजिएगा, ऐसा बात बोल रहा है, तब क्या करोगे? ये तो पॉसिबल है नहीं, ऐसा तो किया नहीं जा सकता है। अरे मेरा सीए का फॉर्म होता है जिसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, हमको भी नुकसान पता है, प्लस मेरा सर्टिफिकेट भी हो सकता है कैंसिल हो जाए, जेल भी जाना पड़ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो लास्ट एक ही उपाय है, हम वहाँ से अपना रिजाइन कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? हम उसका इसके बाद ऑडिट, मतलब वहीं से जहाँ से हमको रोक लगाया, अब हम ऑडिट कैसे करेंगे तुम बताओ ना? वो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं चेक करने देगा तो हम क्या करेंगे? वो अगर डेटर्स अकाउंट को रोक लगा दिया तो हम क्या कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है, घबराओ मत,
कोई दिक्कत नहीं है। नया ऑडिटर को अब देखो अपॉइंट करने में बहुत दिक्कत होगा, एक चैप्टर आएगा। देखो अभी क्या करना है, तुम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है, आप नहीं दीजिएगा ना, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम आपको ऑडिट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ऑडिटर, देखो दो ही केस हुआ होगा। पहला देखो, पहला केस भैया स्टार्टिंग में ये टर्म्स कैंसिल हो जाता है, अगर कैंसिल हो गया होगा तो दूसरा ऑडिटर हो सकता है बुलाए। भैया मान लीजिए बीच में ऐसा आपको बोला, तो साल के बीच में आपको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर चेंज करने के लिए बात बोला, आपको फोर्स कर रहा है, तो क्या कीजिएगा, मैंने मिडिल टाइम में, कोई बात नहीं, तुम रिजाइन दे दो, बोल दो हमको ऑडिट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, हम रहने देते हैं, घबराना मत, हमको बुलाएगा, वो एक चैप्टर आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है, तो वो हम लोग को संभाल कर बताएगा कि ऐसा क्यों बोला गया, बोला था तुमको इतना समझ में आया, यहाँ पर रिजाइन कर देना चाहिए, आ गया तो क्यों का जवाब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर देगा, ठीक है। इतना आसान नहीं है कि ऑडिटर को भगा देना, या ऑडिटर का छोड़ के चल गया तो इतना ऑडिट कर दे तुरंत। देखो हम चले गए हैं उसका कंपनी को छोड़कर, इसका मतलब जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर था मेरे पास, जरूर आईसीआई के इन्फॉर्म करेंगे उस कंपनी के साथ मेरा ऐसा हुआ था, वो कंपनी को मेरा ऐसा ऐसा बोल रहा था, बताएंगे तो आईसीआई को। अरे जहाँ से भी सीए जाए ऑडिट करने के लिए, सबका खोज खबर तो आईसीआई को देगा, इन्फॉर्म करेगा, तो आईसीआई के बिना परमिशन का कोई दूसरा चल जाएगा, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो अभी हमको जो करना चाहिए था कर लिए, ठीक है, अब थोड़ा इंतजार करेंगे। उसके बाद ये बताया, अच्छा ऐसे 210 यदि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट यदि जस्टिफिकेशन है, ठीक है, अगर बोलता है कि डेटर्स अकाउंट को पूरा चेक करो, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तुम राजी हो जाना। किंतु अच्छा अगर रीजनेबल नहीं रहा तब तुम जी मत होना, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और क्लाइंट मान गया, तुम सहमत नहीं था, फिर बोला ठीक है जैसा आपका इच्छा, हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं, तो ठीक है आगे ऑडिट करेंगे, अगर सहमत नहीं है तो छोड़ दो, बात नहीं बनता है तो, ठीक है। बस इतना भी हमको करना था। इसके बाद जाकर देखो तो एक ऑडिट प्रोसीड्यूर है क्या, उसमें नहीं है क्या? अच्छा देखो तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, हम लिखेंगे क्या है, ओ प्लानिंग है, ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लेंगे। सिर्फ सुन लो, सुनो, प्रोसीड्यूर और ऑडिट टेक्निक, ठीक है, ये तुम लोगों को बुक में मिलेगा, देखना मेरा क्वेश्चन में था। देखो ऑडिट प्रोसीड्यूर क्या होता है, ऑडिट प्रोसीड्यूर में जो प्रोसेस करेंगे हम लोग वहां पर, तो कौन कौन सा प्रोसीड्यूर था, एक था रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर, कंप्लायंस प्रोसीड्यूर। कंप्लायंस प्रोसीड्यूर में क्या था, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के बारे में हमको बताता है। इसके बाद था सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर, उसके अंदर बहुत कुछ हम सिखा चुके थे, तुम लोग लिख नहीं सकोगे। अब सुनो, ये जो प्रोसीड्यूर हम लोग फॉलो करेंगे, जैसे कि कुछ हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर, जब सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर करने जाएंगे, ठीक है, तो ये जो सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर होता है इसमें कुछ टेक्निक का यूज किया जाएगा। अरे सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर का मतलब क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करना, चेक करना, ठीक है। तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेंगे तो उसमें क्या चेक करेंगे बताओ, उसमें कुछ टेक्निक यूज करेंगे। टेक्निक मतलब जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होता होगा, नॉर्मली भाउचिंग होता होगा। भाउचिंग मतलब भाउचर किसका होता है, भाउचर एसेट्स लायबिलिटीज का, इनकम एक्सपेंसेस का, तो बहुत सारा भाउचर आएगा वहां पर, भाउचिंग बिल। तो भाउचिंग करना होगा तो इसके लिए क्या क्या रूल होगा वहां पर, नॉर्मली अच्छा हम लोग इंक्वायरी करते हैं, इंटरनल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, है ना, पॉजिटिव दिखाए थे एक्सटर्नल में, एक होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन, एक होता है नेगेटिव कंफर्मेशन, ठीक है। तो उसमें अच्छा हमको क्या करना है, इंक्वायरी करना है,
लोग अमाउंट जोड़ा है टोटल वो सही है कि नहीं है। सुनो, हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं ना, सब्स्टिटेंटिव प्रोसीड्यूर एक मीनिंग होता है जो बताता है कि सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना है, लेकिन कैसे चेक करना है वो कौन बताता है? ऑडिट टेक्निक। कैसे चेक करना है? वाउचिंग देखना है। वाउचिंग को कैसे देखेंगे? ठीक है, मतलब अगर डिप्रिसिएशन, देखो डिप्रिसिएशन का मेथड का नाम बताना काम है सब्स्टिटेंटिव प्रोसीड्यूर, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है। किंतु इसको वो लोग कैसे कैलकुलेट कैसे किया है? किसमें मंथली दिया है, किसमें 6 महीना को कैलकुलेट कर दिया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि कंप्लायंस प्रोसीड्यूर, ये किसका हिस्सा है? ऑडिट प्रोसीड्यूर का। किंतु कंप्लायंस प्रोसीड्यूर में इंटरनल कंट्रोल एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या करना है? एग्जीक्यूट कर रहा है तो इफेक्टिव है कि नहीं है, इफेक्टिव है तो कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये किस में आ गया? टेक्निक में आ गया। थोड़ा डिफरेंस आता है, लिखने से होगे। देखो बुक को तो पढ़ना कम से कम, सारा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑडिट प्लानिंग। ये अलग से अच्छा एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बहुत समय, ऑडिट प्लानिंग। ये सारा छोटा छोटा टॉपिक है, बारह पढ़ रहे, क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पढ़ने में बहुत मजा मिलेगा हम लोग को। ऑडिट प्लानिंग है तो यहाँ पर ऑडिट प्लानिंग। एक बात है, जब भी हम लोग कहीं पर ऑडिट करने जाते हैं तो हम लोग को प्लान कर जाना चाहिए कि नहीं कर जाना चाहिए था? अगर प्लान कर गए हम लोग ऑडिट, देखो एग्जाम में क्या होगा, खास तौर पर ऑडिट का बताते हैं, उन लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। एक पेपर को कितना देर लगता है चेक करने में? मान लो मैक्सिमम 2 मिनट, चलो 3 मिनट मान लेते हैं। अरे 3 मिनट में हंसते खेलते वो लोग चेक कर देगा। ठीक है, इतना देर तुम लोग जरा वेट नहीं करता है वो लोग। ठीक है, कि एक एक वर्ड देखेगा। क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं ना, अकाउंट से कॉपी, वो लोग इतना वेट नहीं करता है। तुम लोग इधर क्या किए किधर, वो लोग उतना वर्किंग वगैरह नहीं देखता है। हाँ, वर्किंग करोगे वो लोग को पता चलेगा, हाँ स्टूडेंट वर्किंग किया है। अब बताइए, इतना सारा कॉपी है, चेक करने का कभी टाइम नहीं होता। जो एग्जामिनर होता है उन लोगों से कभी बात करना, ठीक है, तो मिलना, कभी भी उन लोगों के पास टाइम ही नहीं। उन लोग नॉर्मली क्या देखता है कि हाँ जो एडजस्टमेंट था, जहाँ होना चाहिए था हो गया, ठीक है, तो बस उसका जो फाइनल आंसर है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसी तरह से ऑडिट में खास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना हेडिंग देने के लिए, जो बुक में नहीं दिया है, तुम लोग का बीकॉम के बुक में नहीं दिया है। ठीक है, तो कोशिश करना मैक्सिमम जितना हेडिंग हो सके वो देना। क्या होगा, इससे एग्जामिनर को अट्रैक्शन मिलेगा, नहीं इंस्टीट्यूशन को ऑडिट आता है तभी इतना हेडिंग देने सका, क्योंकि कोई बुक नहीं लिखा है बीकॉम का। इसके बाद जहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो तो अच्छा पढ़ेगा नहीं, अब बेकार का अच्छा एवरेज मार्क्स देकर निकल जाए, तो उससे अच्छा जो मेन पॉइंट है कम से कम उसको अंडरलाइन करो। एक क्वेश्चन को दिखाया जाएगा, उसको अंडरलाइन करो, तो जिससे कम से कम पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशन को ऑडिट आता है। जब उस वर्ड को देखेगा यहाँ पर, जैसे कि आगे अच्छा दे दिया ऑडिट एंगेजमेंट लिखने के लिए, जब हम यहाँ दिखाएंगे टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को, ठीक है, रीजनेबल था तो ये, नहीं है तो ये, जब रीजनेबल जस्टिफिकेशन को अंडरलाइन करेंगे तो मतलब पता चलेगा कि इसके ऊपर स्टूडेंट कुछ लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब मार्क्स इंक्रीज करेगा। और भी बहुत सारा तरीका है, उसके लिए और कुछ क्लास हम लोग को वेट करना पड़ेगा, तब बता दिया जाएगा किस तरह से पैराग्राफ को डील करना है हम लोगों को। ठीक है, इधर आ जाओ, ऑडिट प्लानिंग। मान लो अच्छा एक ऑडिटर यदि किसी कंपनी में ऑडिट करने जा रहा है तो सबसे पहले क्या प्लान करेगा? इधर देखो, ऑब्जेक्टिव को मिला, अच्छा कि जिस कंपनी में हम लोग ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं उसमें कितना टाइम देना है और कितना इंपॉर्टेंस देना है, किस किस एरिया को, क्यों हर एक बुक्स ऑफ अकाउंट को हम लोग उतना डिटेल्स में चेक नहीं करते। खास तौर पर किसको चेक करते बताओ? गड़बड़ कहाँ होगा? कैश में। तुम लोग पता है कैश बुक में सबसे पहले रिकॉर्डिंग होता है, क्यों? कैश बुक, देखो कैश बुक हम लोग जनरल और लेजर दोनों ही बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? इस कारण से अच्छा कैश बुक में नरेशन भी लिखा जाता है, क्योंकि ताकि हमको पता चले ये पैसा किस पर्पज से खर्चा हुआ है। कैश बुक में सबसे ज्यादा झमेला होता है, इसी कारण से अच्छा कोई यदि मान लो फ्रॉड किया होगा तो किस कारण से कैश में कमी आ जाए, और कैश से रिलेटेड जो बुक्स ऑफ अकाउंट होगा उसको चेक करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पहले से डिसाइड कर लो जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं उसका मेन काम कहाँ पर है, क्या क्या वो काम करने वाला है, तो वहाँ उस सब बुक्स ऑफ अकाउंट को ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, कहाँ चोरी ज़्यादा हो सकता है। समझ में आया? इसके बाद आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम, आगे चलकर क्या क्या बाधा आएगा। अगर बाधा आया, क्योंकि अच्छा जब हम लोग आर्टिकल को भेजेंगे उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ऐसा होगा मैनेजमेंट को बोलेंगे और रिटर्न में नहीं देगा, रिटर्न में देने को तैयार नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि मान लो हम बोले अब हमको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने दीजिए, ठीक है, किसका? डेटर का।
मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम आपको नहीं देने सकेंगे, बुक्स अकाउंट कहाँ रखा गया नहीं मिल रहा है, हमें आप इसको लिखित तौर पर दे दीजिए। अब बताओ इस बात को देगा क्या? लिख कर देगा? नहीं देगा। अगर रोक लगा दिया तब तो डिस्क्लेमर दे देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मिस स्टेटमेंट मिला, जवाब नहीं दिया तब तो एडवर्स भी दे सकते हैं, देखना पड़ेगा सिचुएशन। ठीक है, तो मतलब हम बोलना चाह रहे हैं अच्छा क्या क्या प्रॉब्लम आएगा उसके लिए अपने आर्टिकल को इन्फॉर्म करें। क्यों ये सारा का प्रॉब्लम आ रहा है, मैनेजमेंट नहीं सुन रहा था, इसको एक जगह लिखना पड़ता है। कहाँ पर? ऑडिट वर्किंग पेपर बताए थे कभी, ऐसे 230 डॉक्यूमेंटेशन। यदि मान लो यदि मैनेजमेंट मेरा बात सुन नहीं रहा है, ठीक है, तो मैनेजमेंट को समझाए बहुत कि देखिए आपका बुक्स ऑफ अकाउंट हमको ये नहीं दे रहा है, ठीक है, तो नहीं दिया या कहाँ कहाँ मिस्टेक हो गया तो सबको लिखते हैं। कहाँ पर? 2 फाइल होता था, याद करो। एक परमानेंट फाइल जिसको मेरा आर्टिकल डेली नहीं लेकर जाएगा, अरे कंपनी का नाम हमेशा चेंज होगा, उसको रख दो, ठीक है। ज्यादा कौन सा चेंज होता है? जो करंट ऑडिट फाइल होता है, किसमें? उसमें होता है वाउचिंग, वेरिफिकेशन, जो चेंज होने वाला टॉपिक है। तो एक काम करना, मैनेजमेंट नहीं बोला ना, पहला तो मैनेजमेंट से मांगो, नहीं दिया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सारा नोट डाउन कर लो, ऑडिट वर्किंग पेपर में लिख लो वहां पर कि मैनेजमेंट हमको रोक लगाया था, ये सब नहीं दिया, तब हम आकर अपना सीए को बताएंगे। ठीक है, इस वर्किंग इफिशिएंटली बोला, अच्छा हम लोग का काम बहुत इफिशिएंटली करना है, कोई दिक्कत नहीं, हेडिंग था सिर्फ। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब बोला अच्छा मान लो मेरे पास 2 आर्टिकल, कितना आर्टिकल है? 2। एक आर्टिकल का सीए फाइनल ईयर का एग्जाम आने वाला है, अच्छा एग्जाम में तो छुट्टी लेगा, तो लेगा कि नहीं लेगा। दूसरा एक आर्टिकल उसका भी टाइम है, तो बताओ जिसका एग्जाम आने वाला है उसको पहले यूज करोगे कि उसको बाद में यूज करोगे? बाद में। अच्छा एग्जाम आ जाता तो छुट्टी ले लेगा, एग्जाम आने वाला तो छुट्टी मांगेगा ना, तो एक काम करते हैं पहले उसको यूज कर लेते हैं। देखना कभी भी सीए फॉर्म में मार्च एंडिंग जब आता है इस सब टाइम में वो लोग छुट्टी नहीं देगा कभी भी। क्यों नहीं देने मांगते? उसमें काम ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो लोग ध्यान देता है कि लो अब छुट्टी लेने का टाइम आएगा, प्लस रिटर्न फाइल ज्यादा है, पहले इसको यूज करो, इसके बाद इसको छोड़ देंगे, इसको यूज कर सकते हैं। नीचे क्या था? कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, मतलब हम लोग का ध्यान देना है कि इसके बाद ये काम दे देना है ताकि मेरा कोई भी वर्कर खाली ना बैठे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद ये जैसे कि अगर मान लो 2 लोगों को अपॉइंट किए, एक को किसको? एक को बोले तुम सिर्फ डिप्रिसिएशन को चेक करना, एक को बोले तुम सिर्फ एसेट्स का वेरिफिकेशन करना। अगर डिप्रिसिएशन में कोई मिस्टेक मिला तो तुम एसेट जो वेरीफाई करना है उसको बता देना, तब तो जो जाकर रेक्टिफाई करेगा ना। तो कोऑर्डिनेशन वर्क, ध्यान रखना है कि डिप्रिसिएशन किसको दिए हैं, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा तो आर्टिकल को कि देखो डिप्रिसिएशन में मिस्टेक है, तुम एसेट को करेक्शन करो, बैलेंस शीट में भी मिस्टेक हुआ होगा, तो ऐसे ध्यान रखकर दिया जाता है। अच्छा फिर क्या था? अच्छा नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, अच्छा बताओ जिसका ऑडिट करने जा रहे हैं क्लाइंट के बिजनेस का जानेंगे कि नहीं जानेंगे? पता करना पड़ेगा तो, कि बिना पता किए कैसे ऑडिट करेंगे? तो पहले किससे बात करना पड़ेगा? क्लाइंट से। इसके बाद जाकर जरूरत पड़ा ना, क्लाइंट के अलावा अगर जरूरत पड़ता है कंपनी का रिपोर्ट लेना है तो क्लाइंट का स्टाफ वगैरह होगा, जरूरत पड़ेगा जैसे कैश डिपार्टमेंट से, स्टोर डिपार्टमेंट से, तो बात कर लेना। एनुअल रिपोर्ट को देखो, एनुअल रिपोर्ट मतलब अरे लास्ट ऑडिट रिपोर्ट आया होगा, पता चलेगा इस कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट कैसा था, एक्टिविटी कैसा था, फ्रॉड किया कि नहीं किया। अगर अच्छा एक्टिविटी था, बहुत अच्छा, ट्रू एंड फेयर था, 100% टाटा की तरह, तो क्या करेंगे इसका इंटरनल कंट्रोल को कम चेक करेंगे, अपना ऑडिटर लोग आर्टिकल लोग को समझा देंगे इसको कम चेक करना है। MOM लिखा हुआ है ना, इसको लिखा था मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स पता है क्या होता है? MINUTES, MINUTES, मिनट्स ऑफ मीटिंग। क्या होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग? अरे मीटिंग जब होता है ना, उस मीटिंग में मतलब शॉर्टली जिस पेपर में लिखा जाता है मीटिंग के अंदर, किसका? ऑडिटर का मीटिंग, अरे शेयर होल्डर का, डायरेक्टर का, खास तौर पर शेयर होल्डर का जो मीटिंग होता है ना, देखना पार्लियामेंट में भी लिखा जाता है। आज पार्लियामेंट में क्या हुआ, तो वो लोग जो शॉर्ट में लिखता है ना, शॉर्ट में मतलब इतना सारा बात को कैसे लिखेगा, तो वहां पर चेक करो ये लोग मीटिंग में किसके बारे में बात करता है, क्या क्या होता है नहीं होता है। फिर लास्ट ईयर ऑडिट वर्किंग पेपर, लास्ट ईयर का ऑडिट वर्किंग पेपर को चेक करो। अच्छा बताओ लास्ट ईयर का ऑडिट वर्किंग पेपर कौन देगा भैया? ये तो पुराना ऑडिटर का पास होगा, तो ऑडिटर से मांगेंगे तो देगा? हाँ अच्छा देगा, चिंता मत करो देगा। जो पहले ऑडिट करके गया था उससे मांगेंगे तो हमको हेल्प करेगा, समझ में आएगी? क्योंकि वो तो 7 साल तक रखेगा, तो पता है कि नहीं है, 7 साल तक वो अपने पास रखेगा, मतलब वो हमको हेल्प करेगा। पॉलिसी मैनुअल, मतलब अच्छा देखना है इन लोगों का अच्छा रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है, परचेज पॉलिसी क्या है,
ये लोग स्टॉक को कौन सा वैल्यू पर मेंटेन करता है, वेटेड की टिपो, ठीक है, ये चेक करना है। रिक्वायरमेंट मतलब अब किसी वर्कर को अपॉइंट करता है तो पॉलिसी क्या है, पहले अपॉइंटमेंट लेटर ये लोग देता है कि नहीं देता, क्या होता है अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर, मतलब क्या है रिक्वायरमेंट पॉलिसी, उस हिसाब से इसका ऑडिट किया जाएगा। इंडस्ट्रियल जर्नल मतलब इसका इंडस्ट्री में ना, इंडस्ट्री में लोगों का कौन कौन सा इंडस्ट्री और क्या क्या कारोबार चलता है। इसका क्या था, अच्छा विजिट टू क्लाइंट प्रीमिसेस एंड प्लांट्स, हमसे ऑडिट का बात कर लिया, ठीक है, कि तुम आपको सिर्फ ऑडिट इसका करना है। अब बताओ उस ऑडिट उस कंपनी में कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है, क्या क्या होता है, वो डिटेल्स में बताएगा क्लाइंट हमको, उतना टाइम है, इतना बड़ा चिट्ठा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रीमियम देख के आएंगे कि ये लोग कौन कौन सा किस तरह से होता है, वर्कर लोग किस तरह से अपॉइंट होता है, तो ये सारा का सारा प्लान करके जाना है। उस हिसाब से ना डिसीजन लेंगे कि आर्टिकल को कब कहाँ कैसे किस तरह भेजना है। इसके बाद क्या आता है देखो, तो प्लानिंग एक्टिविटीज, नहीं प्लानिंग एक्टिविटीज उसमें क्या दिया है, एक है ओवरऑल प्लान। ओवरऑल का मतलब जितना अभी तक समझाए ना, इंटरनल कंट्रोल कैसे चेक करना, यही सब लिखा है। मटेरियल इन्फॉर्मेशन अगर आएगा तो ऑडिट वर्किंग पेपर में लिख लेना, क्लाइंट को समझा दिए, ये सारा इसमें। इसके बाद देखो एक ऑडिट प्रोग्राम है क्या, उसको लिखो इम्पोर्टेंट। ऑडिट प्रोग्राम तो अच्छा बहुत बड़ा है, अच्छा पीछे में भी ऐसा है ना। इस पर से नेक्स्ट क्लास पढ़ा दें क्या, आज का रहने दो, ठीक है। अरे अलग से एक देता है एक्सप्लेन करने के लिए ऑडिट प्लानिंग के ऊपर, ठीक है। तो इसमें ये सारा हेडिंग्स है हम लोगों के लिए, हेल्प करेगा। सुनो और कुछ दिन सिर्फ 1 घंटा तक का क्लास चलेगा, सिर्फ कुछ दिन, 2 से 3 क्लास और, ठीक है। तो जो भी हो इसके बाद हम लोग 3:30 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा देर पढ़ना पड़ेगा और जरूरत पड़ा तो 2 घंटा कर देंगे, लेकिन एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इतना कंफर्म है। इतना तुम हेडेक मत लेना, इतना हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है। आज इतना रहने दो, इतना घर पर पढ़ना। हम नेक्स्ट क्लास बता देंगे ना कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं।